एकादश के बच्चों का व्यावसायिक अध्ययन के आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। उद्यमिता प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जब कोई व्यक्ति यह तय कर लेता है कि उसे उद्यमी बनना है, तो वह बाजार में प्रवेश के विभिन्न अवसरों की तलाश करता है और उसे उद्यमिता को लाने के लिए कुछ स्टेप्स अपनाने होते हैं। पहला स्टेप होता है कि आप यह तय कर लें कि आप उद्यमी होना चाहते हैं, यानी कि उद्यमी होना निश्चित करना, डिसाइडिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। किसी व्यक्ति के मन में बहुत सारे विचार आते हैं, उन विचारों को मूर्तता देने का निश्चय ही उद्यमी को जन्म देता है। यदि वह कहीं नौकरी पर है और उसे लगता है कि वह भी एक संस्था का संचालन कर सकता है, तो एक सफल व्यवसाय वह कर पाएगा, या उसे धन की आवश्यकता है, तब भी वह उद्यमिता को स्वीकार कर लेता है। दूसरा स्टेप है अवसरों की पहचान तथा मूल्यांकन, आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग द अपॉर्चुनिटी। इस चरण में एक उद्यमी यह अनुभव करता है कि वह कौन से अवसर हैं जबकि वह उद्यमिता में प्रवेश कर सकता है। जैसे सरकार उद्यमिता को विकसित करने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम देती है तथा नए अवसरों की पहचान हेतु सहायता करती है। यह उद्यमी ये पहचान करता है कि ऐसी कौन सी सेवाएं तथा उत्पाद हैं जिसका उत्पादन उसे करना चाहिए। उत्पाद या सेवा की प्रायिकता का मूल्यांकन करने के पश्चात वह यह समझता है कि उत्पाद व सेवा किस प्रकार से फलदायी होंगी। तीसरा, व्यवसायिक नियोजन, डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान। अवसर की पहचान हो जाने के पश्चात उद्यमी उद्देश्य, प्रमाप, विधि, तकनीक आदि पर विचार करके एक व्यवसायिक योजना तैयार करता है। चौथी बात है संसाधन, डिटरमाइनिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। नियोजन के पश्चात उद्यमी संसाधनों की तलाश करता है जिससे वह व्यवसाय को रूप दे सके। व्यवसाय के अंतर्गत गुणवत्ता तथा मात्रा दोनों ही आवश्यक होती है। पांचवा स्टेप होता है विचार को उद्यम में परिवर्तित करना, कन्वर्टिंग द आइडिया टू एन एंटरप्राइज। इस चरण के अंतर्गत जो उद्यमी होता है वह अपना व्यवसाय प्रारंभ करता है और सभी साधनों की व्यवस्था भी करता है। बाह्य व आंतरिक वातावरण को ध्यान में रखकर ही व्यवसाय का संचालन करना उचित होता है। और पांचवा है उद्यम का प्रबंध करना, मैनेज टू एंटरप्राइज। व्यवसाय अस्तित्व में आने के पश्चात उद्यमी अपने व्यवसाय का प्रबंधन संभालता है और जो भी व्यावसायिक समस्याएं आती हैं उनका निवारण करता चलता है। तो इस तरह से 5 स्टेप्स मोटे मोटे तौर पे उद्यमिता प्रक्रिया के आपको बताए गए। सबसे पहले आप यह तय करेंगे कि आप उद्यमी होना चाहते हैं। दूसरा, जो अवसर हैं आसपास के वातावरण में उनकी पहचान करेंगे और मूल्यांकन करेंगे उन अवसरों का। एक नियोजित प्लान बनाएंगे, यानी कि एक व्यवसायिक नियोजन जिसे हम बोलते हैं, डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, जिसके अंतर्गत आप अवसरों की पहचान के पश्चात उद्देश्य, प्रमाप, विधियाँ, तकनीकों आदि पर विचार करके अपना बिजनेस प्लान तैयार करेंगे। संसाधनों को जुटाएंगे। 5वें स्टेप में विचार को उद्यम में परिवर्तित करेंगे और अंत में 6ठे में आप अपने पूरे एंटरप्राइज का प्रबंधन करेंगे और समस्याओं का निपटारा करेंगे। आइए जानते हैं स्टार्टअप योजना क्या है। स्टार्टअप स्कीम, किसी भी राष्ट्र को यदि समृद्ध करना है, बनाना है, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार ज़रूरी है। इसी विचार से भारत में स्टार्टअप योजना शुरू हुई। नए आविष्कारों को विकसित करना सरकार का ध्येय है। 2015 से योजना प्रारंभ की गई कि स्टार्टअप युवाओं को जोड़ सके। बैंकों के माध्यम से वित्त प्रदान किया जाता है 3 भागों में। सरलीकरण और प्रारंभिक सहायता है, समर्थन और प्रोत्साहन अनुदान है, और उद्योग, शैक्षिक जगत, भागीदारी तथा उन्नवन यह होना चाहिए। स्टार्टअप का अर्थ क्या है? देखिए, 17 फरवरी 2017 को एक वक्तव्य जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दिया, उसके अनुसार स्टार्टअप वह है जो एक इकाई के तौर पर भारत में पंजीकृत हो, जो भारत में 5 साल से अधिक से पंजीकृत नहीं है, जिसका वर्ष का कारोबार किसी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ से अधिक नहीं हो, और एक इकाई जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा से प्रेरित नए उत्पादों और सेवाओं के नवाचार, विकास या व्यावसायीकरण की दिशा में काम करती है। ऐसी इकाई को स्टार्टअप कहा जाएगा। 17 फरवरी 2017 के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के एक वक्तव्य के अनुसार। तो स्टार्टअप जो है उसके लिए कोष,
कहाँ से आएगा? वेज टू फंड स्टार्टअप। देखिए, बूट स्ट्रैपिंग एक शब्द है। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है कि उद्यमी प्रारंभ में किसी उद्यम को प्रारंभ करने के लिए स्वयं की बचत लगा देता है। यह कोष व्यवस्था का प्रारंभिक विकल्प होता है। आप जानते हैं कि स्वयं की बचत जो शॉर्ट टर्म की होती है वही लॉन्ग टर्म में आपकी पूंजी बनती है। तो जब आप अपनी पूंजी लगा के बिजनेस की शुरुआत करते हैं, इसको बूट स्ट्रैपिंग कहा जाता है। जो दूसरा धन इकट्ठा करने का तरीका है वो है क्राउड फंडिंग। यानी कि जब जनता से बड़ी मात्रा में समान हित के लिए धन इकट्ठा किया जाता है, इसे क्राउड फंडिंग कहा जाएगा। और इस प्रकार से धन इकट्ठा करना भारत जैसे देश के लिए नया माना जाता है। तीसरा है एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट जिन व्यक्तियों के पास अथाह धन है, वह अपना धन किसी नए उद्यमी को व्यवसाय के लिए दे देते हैं। जस्ट लाइक एन एंजल, वो मसीहा के तौर पे उनकी सहायता करते हैं। जो नए उद्यमी को किसी धनवान व्यक्ति के द्वारा धन दिया जाएगा, इससे उस नए उद्यमी को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए पैसा यानी कि कोष मिल जाता है, और जिसने उसे धन दिया होता है उसे उस पर ब्याज की आमदनी होने लगती है। तो दोनों को फ़ायदा है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। व्यवसाय के मध्य में वह प्रारंभ में कभी भी वह अपने कोष निकाल सकता है, हस्तांतरित भी कर सकता है। चौथा जो आता है इसमें कोष इकट्ठा करने के लिए, उसे हम बोलते हैं साहस पूंजी, वेंचर कैपिटल। साहस पूंजी प्रदान करने के लिए अगर हम बात करें तो काफ़ी पेशेवर और विशेषज्ञ लोग जुड़ते हैं। यह पूरे व्यवसाय की जांच करके ही धन देते हैं। इनके व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए धन जब दिया जाता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना होता है कि उस व्यवसाय में जहाँ पे धन लगाया जा रहा है वहाँ उच्च विकास और लाभप्रदता की प्रबल संभावना हो। यह निवेशकों का एक ऐसा समूह होता है जो धन विनियोग करता है तथा तकनीकी व प्रबंधकीय सहायता भी देता है। इसे वेंचर कैपिटल कहा जाता है। और एक और महत्वपूर्ण इसमें है सूक्ष्म वित्त और गैर बैंकिंग वित्त संस्थान। यहाँ से भी धन इकट्ठा किया जा सकता है उद्यमी के द्वारा। इसमें माइक्रो फाइनेंस आता है। ऐसे संस्थान जो कि इन उद्यमियों की सहायता करते हैं, जो औपचारिक रूप से बैंकिंग नहीं करते या बैंकिंग नहीं कर सकते और शिक्षित नहीं हैं, जिनको बैंक से ऋण मिलना भी कठिन होता है। ऐसे संस्थान बिना किसी वैधानिक रोक टोक के इन छोटे छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करते हैं। इसको माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है। और ये माइक्रो फाइनेंसिंग की सुविधा इधर बैंक और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कैन प्रोवाइड। देन बात आती है बौद्धिक संपत्ति अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और मान के चलिए कि ये पूछा ही जाता है। नया कॉन्सेप्ट है भारत के लिए। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ऐसे सारे प्रोडक्ट या सर्विसेज जिनका पेटेंट या कॉपीराइट आप ले सकते हैं, जो किसी विशेष बौद्धिक क्षमता या योग्यता का उपयोग करके जो चीज़ें आपने सृजित की हैं उनके अगेंस्ट, तो ये बौद्धिक संपत्ति अधिकार के अंतर्गत आता है। समझिए थोड़ा सा, संपत्ति को अधिकार में लेने के लिए, अपने अधिकार में ही उसे रखने के लिए आप इन अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह आएगा। यह अधिकार कुछ निश्चित समय के लिए ही प्रयोगकर्ता को मिलता है। जैसे आप पेटेंट कराएंगे तो 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए। ऐसा नहीं कि पेटेंट आपने करा लिया है तो उसके बाद में 20 साल बीतने के बाद किसी और का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको उसका रिन्यूअल कराने की आवश्यकता होती है, एक प्रक्रिया है उसकी। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के लिए भी आपको एक निश्चित वैलिडिटी के बाद आपको उसकी रिन्यूअल की कुछ फीस सरकारों को देनी होती है। किसी व्यक्ति का कोई विचार कोई अन्य प्रयोग ना कर सके, ये सुरक्षा कहीं ना कहीं बौद्धिक संपत्ति अधिकार देता है। भारत सरकार से आपको ये अधिकार प्राप्त हो सकते हैं उन संपत्तियों या उत्पादों पर जो कोई आविष्कार हो सकते हैं, कोई नाम हो सकता है, कोई चित्र, डिज़ाइन हो सकता है, जो मानवीय मस्तिष्क की उत्पत्ति होती है।
ठीक है, उन पर आपको बौद्धिक संपत्ति अधिकार भारत सरकार प्रदान करती है। इसमें औद्योगिक संपत्तियों के लिए ट्रेडमार्क हैं या औद्योगिक आकृति, आकृति का मतलब यहाँ लेआउट से है, जैसे कोई ख़ास लेआउट आपने तैयार किया तो उसे विदाउट योर परमिशन नो बडी एल्स कैन यूज़, अगर वो आपकी अपनी बौद्धिक संपत्ति के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो। कॉपीराइट की बात करें तो कोई कलात्मक कार्य होता है, कविता है, नाटक है, चलचित्र हैं, कलाकृतियाँ हैं या मूर्तियाँ हैं, इन पे कॉपीराइट हो सकता है। तो ये बौद्धिक संपत्ति अधिकार था, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, सारे बच्चे इसे ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे। लघु व्यवसाय क्या होता है, आइए इस पे अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लघु व्यवसाय यानी कि छोटे स्तर पर किया जाने वाला व्यवसाय। भारत में ऐसे कई प्रकार के छोटे छोटे व्यवसाय देखने को मिलते हैं, हम उन्हें लघु व्यवसाय कह देते हैं। जिनका आकार छोटा होता है, कम पूंजी की ज़रूरत होती है, कम पूंजी से इन्हें शुरू किया जा सकता है, कम से कम औपचारिकताओं के साथ, कम संख्या में कर्मचारी भी यहाँ कार्य पे होते हैं, उत्पादन का आकार भी कहीं ना कहीं कम होता है और मूल्य भी कम होता है। इस तरह से तो ऊपर दिए गए आधार पे ही व्यवसाय का आकार हम निश्चित करते हैं। लेकिन लघु व्यवसाय की अगर हम बात करें तो किसे लघु व्यवसाय माना जाएगा, अगर हम टेक्निकलिटीज़ की तरफ बढ़ें तो कुछ तथ्य ध्यान देने लायक हैं। 1958 में ऐसी औद्योगिक 58 तक ऐसी औद्योगिक इकाइयां जिनमें 5 लाख रुपए तक की पूंजी लगी हुई थी, उन्हें लघु उद्योग के अंतर्गत माना जाता था। इसके अतिरिक्त उन व्यवसायों में यदि शक्ति का यानी पावर का प्रयोग किया जाता है तो 50 कर्मचारी, और अगर सर्वशक्ति का प्रयोग ना किया जाता हो यानी पावर का अगर प्रयोग ना किया जाता हो तो 100 कर्मचारी तक इसमें काम कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर कर्मचारियों की संख्या जाती है तो वो लघु उद्योगों की या लघु व्यवसाय की सीमा में नहीं आएंगे। ठीक, समय पर सरकार ने पूंजी सीमा में परिवर्तन किया है। 31 दिसंबर 1999 में लघु व्यवसाय में विनियोग की जाने वाली पूंजी की सीमा को 1 करोड़ कर दिया गया। अब जो यंत्र या संयंत्र आप लघु व्यवसाय में प्रयोग कर रहे हैं उसके आप स्वामी हो सकते हैं, चाहें तो आप उसे पट्टे पर ले सकते हैं, पट्टा यानी लीज पर, यह एक तरह से किराया कह लीजिए उसको, 20 साल 15 साल के लिए। एक और व्यवस्था होती है किराया क्रय पद्धति, जिसमें आप वस्तु लेते हैं और सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा किराया किस्तों में चुकाते हैं, अंतिम किस्त चुकाते ही वह मशीन या वह संपत्ति आपकी हो जाती है। सामान्य रूप से किराया क्रय पद्धति इतनी सी है। इस व्यवसाय में लगने वाली स्थायी संपत्ति 1 करोड़ तक हो सकती है। लघु व्यवसाय तभी माना जाएगा जब वो किसी अन्य उद्योग के स्वामित्व में ना हो, यानी कि वह स्वतंत्रता के साथ अपना कार्य कर रहा हो। किसी अन्य बड़ी इंडस्ट्री के अधीन अगर वह कार्य कर रहा होगा तो उसे लघु व्यवसाय नहीं माना जा सकेगा। उसके द्वारा विनियोजित ना होता हो, ना ही वह किसी की सहायक इकाई हो। किसी भी बड़ी संस्था का इन्वेस्टमेंट अगर है उसमें, या अगर वह उसकी एक सब्सिडरी है, सहायक इकाई है, तो भी उसे लघु उद्योग नहीं माना जा सकेगा। फिलहाल हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम आप लोग जानते होंगे, हथकरघा इसे बोलते हैं। हाथों से जब धागे वगैरह बनाए जाते हैं, हैंडलूम इसके अंतर्गत आता है। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हस्तकला, यानी हाथों से बनाई जाने वाली कलाकृतियाँ या तमाम चीज़ें, जैसे हाथों से बनाए जाने वाले बर्तन इसमें शामिल हैं, या हाथों से बनाए जाने वाले गर्म कपड़े भी इसमें शामिल हो जाएंगे। कुटीर उद्योग आप लोग अभी पढ़ ही रहे हैं। कुटीर उद्योग का मतलब होता है घरों में व्यक्ति की कुटिया होती है ना, अपने अपने घरों में जब जो सामान बनाया जा सकता हो वो कुटीर उद्योग होता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि इसके लिए कोई अलग से फैक्ट्री न लगाई जाए। सामान्य रूप से इसका यही आशय था, लेकिन अभी इसका आशय थोड़ा बदल चुका है, जिसमें हम चर्चा बाद में कर लेंगे। यहाँ कुटीर उद्योग का मतलब वही है जिसके लिए अलग से कोई फैक्ट्री ना लगा करके घरों में आप अपने जैसे अगरबत्ती बना लें, साबुन बना लें, इस तरह के काम छोटे छोटे स्तर पे। फूड प्रोसेसिंग और प्लास्टिक उद्योग, खादी उद्योग भी इसी का हिस्सा है। फिलहाल चलिए कुछ विशेषताएं और लक्षण जान लेते हैं। सामान्यतः किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों द्वारा ये चलाया जाता है, वही उसके स्वामी होंगे, वही उसका प्रबंधन भी करते हैं। निर्णय लेने में ज़्यादा समय नहीं लगता। व्यवसाय के स्वामी सक्रिय रूप से व्यवसाय में भाग ले सकते हैं।
कार्य क्षेत्र सीमित होता है, स्थानीय व्यक्तियों को सेवा ये उपलब्ध कराते हैं। इनका बहुत ज़्यादा ग्लोबल प्रोडक्शन हो जाए, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ऐसा नहीं होता, ये स्थानीय लोगों को ही सेवा देते हैं। उच्च श्रेणी की आधुनिक मशीनों का प्रयोग कम होता है, अधिकांश कार्य कर्मचारियों द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। कच्चा माल या कर्मचारी या मजदूर अपने स्थानीय स्रोत से ही प्राप्त कर लिए जाते हैं। कार्य में लोच होती है, लोच का मतलब होता है कार्य के स्तर को घटाया बढ़ाया जा सकता है यथा आवश्यकता, आसानी से परिवर्तन हो सकता है। समाज, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार ये आसानी से स्वयं में बदलाव कर सकते हैं। लघु व्यवसाय के प्रकार कौन कौन से हैं, आइए थोड़ा सा इन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले आता है सहायक लघु उद्योग, एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। जब कोई कंपनी या इकाई अपने बनाए गए उत्पाद का कम से कम 50% किसी दूसरी कंपनी को बेचती है। ध्यान से समझिएगा इस तथ्य को। कोई भी कंपनी या इकाई जब अपने द्वारा बनाए गए उत्पाद का कम से कम 50% किसी दूसरी कंपनी को बेचती है, ध्यान रखिएगा अधिकतम नहीं है, ये कम से कम 50% है, तो वो सहायक लघु उद्योग कहलाता है। शेष उत्पाद ये किसी अन्य इकाई को भी बेच सकते हैं। इस उद्योग में स्थायी पूंजी या किए जाने वाले विनियोग की सीमा 1 करोड़ तक रखी गई है। निर्यात उन्मुख इकाइयाँ कुछ होती हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं। उनका मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है, जैसे गारमेंट्स, टेक्सटाइल। सरकार द्वारा इनको निर्यात सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये इकाई अपने उत्पादन का 50% से ज़्यादा, यूँ कहें 50% तक नहीं, 50% से ज़्यादा, इट मीन्स मिनिमम 50% ये निर्यात कर रही होंगी। महिला उद्यमी, वुमेन एंटरप्रेन्योर, इन उद्योगों का नियंत्रण, प्रबंधन एवं स्वामित्व महिलाओं के हाथ में होता है। इस इकाई के कम से कम 51% अंश महिलाओं के पास होने चाहिए। इन्हें सरकार के द्वारा सस्ती ब्याज दर पर बैंक से ऋण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। अच्छा, लघु स्तरीय उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लघु स्तरीय उद्योग वह उद्योग है जहां स्थायी पूंजी या विनियोग रुपये 1 करोड़ से ज़्यादा का ना हो, जहां निर्यात संवर्धन हो रहा हो और यहाँ विनियोग 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी स्थायी पूंजी या विनियोग 1 करोड़ होगा और जो ओवरऑल विनियोग होगा वो 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो, इसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाएगा। एक और बात है यहाँ पे, छोटी औद्योगिक उपक्रम, टीनी इंडस्ट्रियल यूनिट, उन्हें माना जाता है जिसमें यंत्र और संयंत्र में जो कुल स्थायी पूंजी लगी हो 25 लाख से ज़्यादा ना हो। इन्हें टीनी इंडस्ट्रियल यूनिट यानी छोटी औद्योगिक इकाई कहा जाता है। लघु स्तरीय सेवा तथा व्यवसाय उद्यम, स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस एंटरप्राइज, SSSBE, ये वह व्यवसाय हैं जिनका व्यवसाय रुपये 10 लाख तक की सीमा में आरंभ किया जाता है। इस पे ध्यान दें, 10 लाख की सीमा से अगर बिजनेस प्रारंभ हुआ है, जिसकी संपत्ति 10 लाख तक ही सीमित होगी, इसमें विज्ञापन एजेंसी, टाइपिंग सेंटर, STD बूथ, फोटोकॉपी, ऑटो रिपेयर गैराज, ब्यूटी पार्लर वगैरह आते हैं 10 लाख की सीमा के भीतर। इन्हें लघु स्तरीय सेवा और व्यवसाय उद्यम कहा जाता है क्योंकि ये सेवाएं प्रदान करती हैं, सेवा प्रदाता व्यवसायी या व्यवसायिक उद्यम। एक और आता है जिसे अभी आप चर्चा में सुन रहे थे, कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री। यह वह उद्योग है जो घर पर ही आरंभ होते हैं, आमतौर पर घर के अंदर या आंगन में या घर के बैकयार्ड में आप इस तरह के उद्योगों का कार्य संपन्न करते हैं। घर के सदस्य ही सामान्य रूप से इसमें कार्य में लग जाते हैं। अपनी प्रतिभा, स्वयं की प्रतिभा के बल पर आप इस तरह के व्यवसाय प्रारंभ करते हैं और उनका संचालन करते हैं। किसी भी प्रकार के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता इसमें नहीं समझी जाती। बहुत ज़्यादा विनियोग की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह के उद्योगों में पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, खिलौने, मिट्टी के बर्तन आदि बनाना है। फिलहाल सरकार के द्वारा इसमें कोई पूंजी विनियोग की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ग्रामीण उद्योगों की अगर बात करें तो कोई भी उद्योग जो गांव के क्षेत्र में कार्य करते हैं ग्रामीण उद्योग कहे जाएंगे। वह पावर का प्रयोग करें या ना करें, उन्हें विलेज इंडस्ट्री ही कहा जाएगा। इसमें पूंजी विनियोग सीमा 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति माना जाता है, अर्थात इस पर यंत्र और संयंत्र पर स्थायी पूंजी 50,000 तक ही हो सकता है। सूक्ष्म व्यवसाय की अगर बात करें तो माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेज इन्हें कहा जाएगा और 1 लाख से ज़्यादा की पूंजी का विनियोग इसमें नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग यूनिट छोटे छोटे खुदरा या फुटकर व्यापारी हैं जिन्हें रिटेलर भी कहा जाता है, ये ट्रेडिंग यूनिट के तौर पे जाने जाते हैं। लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की क्या स्थिति है,
उसे जानने के लिए आपको ये वीडियो कल देखना होगा। फ़िलहाल आज तक के वीडियो में जो टॉपिक कवर किए गए हैं, आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि इन टॉपिक्स को अपनी किताब से भी एक बार पढ़ें इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, और अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट है तो उसे अंडरलाइन करें, और कॉलेज की जो ऑफलाइन क्लास है उसमें आ करके आप यहाँ पर पूछें। आप ऑनलाइन भी व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, लेकिन पूछना सुनिश्चित करें अगर कोई डाउट है, क्योंकि अगर आपको कोई डाउट होता है और आप नहीं पूछते हैं तो ये मान के चलें कि ये एक शंका का एक ऐसा नासूर होगा जो आपको कभी भी सीखने नहीं देगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सारी शंकाओं का समाधान करके ही आगे बढ़ना होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा, और ऐसे ही देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ इसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।